नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र का पहला भाग। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, एलपीजी सिलेंडर पर 500 की सब्सिडी समेत किए कई बड़े वादे। केजरीवाल ने दिल्ली की बसों में छात्रों को फ्री यात्रा कराने का किया वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का किया उद्घाटन। कहा, विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी क्षेत्र में अप्रत्याशित कायाकल्प और अभूतपूर्व वृद्धि की बनेगी साक्षी। यात्रा में सुगमता को बताया भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए 2024 के खेल पुरस्कार। डी गुकेश, हरमनप्रीत और मनु भाकर हुए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार समेत कई और पुरस्कारों से भी खिलाड़ी हुए सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामित्व योजना की करेंगे शुरुआत। योजना का उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना। भूमि विवादों में आएगी कमी। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का होगा पहला बजट। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में अपना पहला संकल्प पत्र जारी किया तो सभी वर्गों के लिए वायदों का पिटारा खोल दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वायदा किया तो बुजुर्गों के लिए 3000 रुपये पेंशन का ऐलान किया। बीजेपी ने आयुष्मान योजना के 5 लाख के बीमा के अतिरिक्त दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख का अतिरिक्त बीमा देने की बात कही तो गैस सिलेंडर पर 500 रुपये सब्सिडी देने और होली दीपावली पर 1 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही। क्या है वायदों की पूरी लिस्ट, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अगर बीजेपी को सरकार बनाने में कामयाबी मिलती है तो बीजेपी आधी आबादी यानी महिलाओं के सम्मान में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना को हरी झंडी दी जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र 1 में पहली ही कैबिनेट में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करने का वायदा किया गया है। प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे। आइए डालते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की मुख्य घोषणाओं पर एक नजर। गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान। होली और दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त देगी सरकार। मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना में महिलाओं की स्वास्थ्य की होगी चिंता। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वायदा। गर्भवती महिलाओं को 6 न्यूट्रिशनल किट दी जाएगी। दिल्ली की हर मां और नवजात बच्चे को मिलेगा संतुलित आहार। अब दिल्ली में कोई नहीं रहेगा बीमारी में लाचार। पहली कैबिनेट में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का वायदा। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख देगी केंद्र सरकार। इसके अलावा 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर राज्य सरकार देगी। 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का मिलेगा लाभ। वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। 60 से 70 साल के लोगों की पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अटल कैंटीन योजना की जाएगी लॉन्च। अटल कैंटीन योजना में झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में
5 रुपए में मिलेगा खाना। भाजपा की सरकार बनने के बाद भी दिल्ली में वर्तमान योजनाएं जारी रहेंगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में योजनाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का भी जिक्र किया है। आने वाले दिनों में बीजेपी संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा भी लेकर आएगी। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के इस पहले संकल्प पत्र का कैसे पलटवार करती है और फिर बीजेपी उसका क्या काट निकालती है, यह दूसरे और तीसरे संकल्प पत्र से पता चल पाएगा। बहरहाल बीजेपी का संकल्प पत्र खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का काम पूरा हो गया है। सभी दलों के बचे हुए प्रत्याशियों ने आज पर्चा भरने का काम पूरा कर दिया है। इस बीच पार्टियों के स्टार प्रचारकों का चुनाव प्रचार का काम जारी रहा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छात्रों को मेट्रो में आधे खर्चे पर यात्रा करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है, तो भाजपा और कांग्रेस ने आप पर हमला बोला और कहा कि 11 सालों से इस मुद्दे पर केजरीवाल ने कुछ क्यों नहीं किया। क्या हुआ आज दिन भर दिल्ली की सियासत में, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में पूरा हुआ नामांकन, दिग्गजों ने किया शक्ति प्रदर्शन, वादों पर हो रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। क्या होगा जनता का आदेश? दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन का काम पूरा हो गया। आखिरी दिन भी तमाम प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नीरज बसोया ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली और जनता के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लिया। उनके नामांकन के दौरान नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज भी उनके साथ मौजूद दिखी। नीरज बसोया ने अपने नामांकन के दौरान कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वो आप सरकार को बदल करेंगे। आपको दिख रहा है दिल्ली में भाजपा की सुनामी आ चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार जाएगी। तो ये दिल्ली की जनता ने तय कर लिया। 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है। टूटी हुई सड़कों से मुक्ति का दिन है, गंदे पानी से मुक्ति का दिन है, प्रदूषित हवा से मुक्ति का दिन है, मलिन यमुना जी से मुक्ति का दिन है। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने वजीरपुर विधानसभा सीट से पर्चा भरा और जीत का दावा किया। चुनावी बिगुल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की विजय की तूती भी वजीरपुर विधानसभा में बच गई है और इस बात के लिए जनता ने हमें आश्वस्त किया। नामांकन के साथ ही प्रचार का काम भी तेज हो गया है, साथ ही वादों की भी भरमार हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी घोषणा कर दी है। केजरीवाल की घोषणा के मुताबिक अब सरकार बनने के बाद दिल्ली की बसों में छात्रों को फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही मेट्रो में भी छात्रों को 50% किराए में छूट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस उनके इस वादे पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% 50-50 के रेशो में शेयर किया जाए। अब पछतावे का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जनता ने तय कर लिया कि दिल्ली को आपदा से मुक्ति है, तो आपदा के प्रमुख चिट्ठियां लिखे। 10 साल आप सत्ता में रखे, 10 साल में एक पत्र भी लिखा। आपके पास बस सर्विस थी, बस सर्विस में आप डिस्काउंट दे सकते थे। अभी तक क्या कर रहे थे? 10 साल क्या कर रहे थे? जब नूरा कुश्ती चल रही थी तब क्या कर रहे थे? अब याद आए नौजवान, अब याद आए छात्र। अब ये जाती हुई पार्टी है, जाती हुई सरकार, बोलने दीजिए जो बोलना। इस बीच नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के पार्षद रविंद्र सोलंकी और नरेंद्र गिरसा भाजपा में शामिल हुए। रविंद्र सोलंकी बापरोला से पार्षद हैं, वहीं नरेंद्र गिरसा मंगलापुरी से पार्षद हैं। फिलहाल दिल्ली में नामांकन पूरा हो चुका है और नेता अब प्रचार में लग गए हैं। जनता 5 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली में बदलाव चाहिए, भाजपा सरकार चाहिए, ये तो मतदाता तय करेंगे कि सरकार किसकी होगी। कैमरा राजेंद्र जोशी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की हैं तैयारियां? दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने क्या तैयारियां की हैं? इस बार कुल कितने मतदाता करेंगे दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर मतदान, और कितने बनाए जा रहे हैं दिल्ली में मतदान केंद्र? इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने दिल्ली की चीफ इलेक्शन ऑफिसर आर एलिस बाज से। आगामी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर
मतदान होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां की हैं दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज मैम। मैम, किस तरह की तैयारी की है? Delhi election scheduled on 5th of February 2025 and counting is scheduled on 8th February 2025. Today is the last date of nomination and 18th कल scrutiny होगा. So अभी तक आज तक almost 500 plus candidate nomination file कर रहा था. So we are fully prepared. Abhi we will be going into the proper conduct of election stage. For that we already completed many activities like our manpower requirement, almost deployment of manpower at all level वो complete हो गया. And we completed the training also for all the manpower except at the district level the training for micro observer and second and third training for polling personnel. Total polling station is now 13,033, that is the main polling station, plus we have some auxiliary polling station within that premises also. कुल कितने मतदाता हैं, कितने वोटर्स हैं? We have around 1.55 crore electors total. And during the Lok Sabha election, we have increased our total electors from 1.52 crore to 1.55 crore. We have enrolled a large number of 85 plus senior citizen electors. That increased to 1,09,708. वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए किस तरह के आप लोग प्रयास कर रहे हैं? We are taking almost 360-degree activities targeting to youth electors and PWD electors and senior citizens. And we have already completed many activities like we recently conducted one music band program also. Through that we are planning to attract our young elector and new electors. And we have also initiated the Autograph facility carrying the message for the importance of voting in 3,000 autos all over the Delhi. 5 फरवरी अब नज़दीक ही आती जा रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? I request all the voters of Delhi to come in large number to vote on the polling day, that is 5th February 2025. And also any queries, any grievances or anything, you please call us in 1950 helpline, and also please visit our social media platforms and our website to know the many details, and we have given all the provisions in our website and also in the social media platform of CEO Delhi. दिल्ली निर्वाचन कार्यालय तो पूरी तरह से तैयार है मतदान कराने के लिए, अब बारी आपकी है। कैमरामैन सन्नी काला के साथ क्रिस निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया, जो भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। पीएम मोदी ने देश में बढ़ती गाड़ियों के बाजार पर खुशी जाहिर की तो ऑटो सेक्टर में तकनीकी तरक्की के आंकड़ों को भी सामने रखा। पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की तेजी से बढ़ती डिमांड के साथ कदम ताल करने की अपील की तो सुरक्षा के मानकों पर भी खरा उतरने की बात कही। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आगाज 17 से 22 जनवरी के बीच 3 अलग-अलग जगहों पर आयोजन। भारत एक शानदार डेस्टिनेशन। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इनोवेशन ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इनोवेशन हो, टेक हो, स्किल हो या फिर डिमांड, आने वाला समय ईस्ट का है, एशिया का है, भारत का है। मोबिलिटी में अपना फ्यूचर देखने वाले हर सेक्टर के लिए भारत
एक शानदार इन्वेस्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन है। एक साल में 2.5 करोड़ गाड़ियों का बिकना ये दर्शाता है कि भारत में इसका बाजार कितना बड़ा है। देश के मोटर वाहन उद्योग ने पिछले साल 12% की वृद्धि देखी, जो यह बयान करती है कि जितनी कई देशों की आबादी नहीं है, भारत में उससे ज्यादा गाड़ियां एक साल में बिक जाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ता मध्यम वर्ग, तेजी से हो रहा शहरीकरण और किफायती वाहन भारत में मोटर वाहन क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के इस वर्ष की थीम बियॉन्ड बाउंड्रीज, को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमेटिव वैल्यू चेन, सहयोग, नवाचार और स्थिरता के महत्व को रेखांकित करता है, जो वैश्विक मोबिलिटी परिदृश्य में क्रांति लाने का वादा करता है। भारत में ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएलआई योजना को लागू किया, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी हुआ है। मेक इन इंडिया अभियान को पीएलआई स्कीम से नई गति मिली है। पीएलआई स्कीम ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सेल में मदद की है। इस स्कीम से ही इस सेक्टर में 1.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। आप जानते हैं, आप अपने सेक्टर में तो जॉब क्रिएट करते ही है, इसका दूसरे सेक्टर्स में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। बड़ी संख्या में ऑटो पार्ट्स हमारा एमएसएमई सेक्टर बनाता है। जब ऑटो सेक्टर बढ़ता है तो एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स, टूर और ट्रांसपोर्ट, इन सभी सेक्टर में भी नई जॉब्स अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन ईंधन, जैव ईंधन ऐसी तकनीक के विकास पर सरकार का ध्यान है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में 640 गुना बिक्री हुई है और इस सेगमेंट के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार सहयोग कर रही है। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 मोबिलिटी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी भविष्य की दिशा तय करता है। भारतीय और वैश्विक प्रतिभागियों के सहयोग से यह एक्सपो हमारे यात्रा और संपर्क के तरीकों को पुनः परिभाषित करने का वादा भी करता है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। मोबाइल फोन के माध्यम से धोखाधड़ी और फोन चोरी जैसे अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए आज संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से आम लोगों को बहुत सुविधा होगी, तो फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के लिए दृष्टिकोण पत्र और 4G मोबाइल साइट पर इंट्रा सर्किल रोमिंग की भी शुरुआत हुई। धोखाधड़ी वाले मोबाइल कॉल आपके मोबाइल फोन पर कभी न कभी जरूर आया होगा। आपका फोन चोरी भी हो सकता है या खो भी सकता है। ऐसे में मोबाइल उपभोक्ता को खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को संचार साथी का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 16 मई 2023 में इसकी वेबसाइट शुरू की गई थी, जो बेहद सफल रही थी। जो पोर्टल की सफलता विश्वव्यापक रही है, जहां 9 करोड़ लोगों ने विजिट किया है, करीब 2.25 करोड़ फोन्स को हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं, जो या तो गलत तरीके से रजिस्टर हुए हैं या फ्रॉड में भागीदार रहे हैं, और वहीं 11 लाख म्यूल के अकाउंट्स भी हमने फ्रीज किए हैं और 12.5 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स भी हमने डिस्कनेक्ट किए हैं। अब संचार साथी के मोबाइल ऐप आ जाने से लोगों को अपने मोबाइल फोन कॉल लॉग से
धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध सूचना की सीधे रिपोर्ट करना बेहद आसान हो जाएगा। इस ऐप की सहायता से फ्रॉड वाले कॉल की रिपोर्टिंग आसान होगी। साथ ही ये आम जनता को सीधे अपने मोबाइल फोन के कॉल लॉग से ऐसे नंबर को चिन्हित करने और उसकी रिपोर्ट करने की भी सुविधा देगा। हमारे इस पोर्टल से जो अब आपके फ़ोन पे ऐप के रूप में आ चुका है, जो 25 लाख फ़ोन चोरी किए गए थे, जिनको डिस्कनेक्ट किया गया, उसमें से 15 लाख भी हमने ट्रेस भी कर ली। तो टेक्नोलॉजी सुविधा बहुत देती है, पर जैसे कोई भी आविष्कार होता है, कभी कभी गलत लोग भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और हमारा संचार साथी पोर्टल और अब जो ऐप लॉन्च हुआ है, वो एक पहरेदार के रूप में सभी को सुरक्षित रखेगा। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग की 2 अन्य पहलों राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के लिए दृष्टिकोण पत्र तथा डिजिटल भारत निधि से वित्त पोषित 4G मोबाइल साइट पर इंस्टा सर्किल रोमिंग की भी शुरुआत की है। डिजिटल क्रांति की तेजी से विस्तार से आम लोगों को आसानी तो हो ही रही है, ये पूरी तरह सुरक्षित भी हो। मोदी सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आज राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। इस बार 4 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, शूटर मनु भाकर, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेरिस पैरालंपिक्स में जेवलिन का गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। इनमें 17 पैरा एथलीट हैं, जबकि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिए गए हैं। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। इस बार 4 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल रत्न पाने वालों में पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला निशानेबाज मनु भाकर, सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, लगातार दूसरी बार ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा एथलीट प्रवीण कुमार शामिल रहे। 18 वर्षीय डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब हासिल किया। वे सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। वहीं वे विश्वनाथन आनंद के बाद ये खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। वे शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पुरुष टीम का भी हिस्सा थे। 22 साल की मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके बाद मनु ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाया। हरमनप्रीत ने भारत के अभियान में अहम भूमिका निभाई और 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में एशियाई रिकॉर्ड के साथ T64 कैटेगरी हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए। एथलेटिक्स में सूचा सिंह को और पैरा तैराक मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 के विजेता सूचा सिंह एथलेटिक्स और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराक रहे। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 रेगुलर कैटेगरी में सुभाष राणा को पैरा शूटिंग में, दीपाली देशपांडे को शूटिंग में, संदीप सांगवान को हॉकी में दिया गया। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार का लाइफ टाइम पुरस्कार एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए, अरमांडो एग्नेलो कोलासो को फुटबॉल के लिए दिया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। वहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दी गई। इन पुरस्कारों का उद्देश्य
खेल के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए समर्पण, प्रदर्शन और प्रगति को प्रोत्साहित करना और मान्यता प्रदान करना है। सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नागालैंड और लद्दाख के छात्रों का एक समूह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला। छात्रों के समूह ने राष्ट्रीय एकता यात्रा के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। इकतीस जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का 8वां बजट पेश करेंगी। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का 8वां बजट पेश करेंगी। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान दिल्ली चुनाव के दिन संसद में कार्यवाही नहीं की जाएगी। वहीं 3 फरवरी के बाद से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन और GIS तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें लोगों को ज़मीन के मालिकाना हक का अधिकार दिया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके। साथ ही योजना का उद्देश्य ज़मीन के मालिकाना हक को स्पष्ट करना है, जिससे किसानों को आसानी से लोन मिल सके। इस योजना में ड्रोन सर्वे, GIS और दूसरी आधुनिक तकनीक का यूज़ करके मालिकाना हक स्पष्ट किया जाता है। इस योजना में सर्वे के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके तहत बैंक ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों को सुलझाया है और महिलाओं को उनके संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करके सशक्त बनाया है, जो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर है। स्वामित्व योजना ने ग्रामीण भारत में बेहतर बुनियादी ढांचा, नियोजन, वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को भी सक्षम बनाया है। स्वामित्व योजना ने देश भर में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। देश भर के 3,17,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इसमें विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इस योजना के तहत कुल 3,46,187 गांवों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें से 3,17,715 गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो गया है, जो 92% उपलब्धि को दर्शाता है। राज्य की जांच के लिए नक्शे सौंप दिए गए हैं और 1,53,726 गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 2,25,00,000 संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने 73.57% और 68.93% संपत्ति कार्ड तैयार करने में पर्याप्त प्रगति के साथ 100% ड्रोन सर्वेक्षण हासिल किया है। हरियाणा और उत्तराखंड ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड तैयारी दोनों में 100% लक्ष्य के साथ आगे हैं। कुल 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वेक्षण किया गया है, जिसका मूल्य 132 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जो इस पहल के आर्थिक महत्व पर बल देता है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम ओडिशा की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने ओडिशा में विश्व कौशल केंद्र का दौरा किया। साथ ही सिंगापुर ने ओडिशा के साथ 8 MOU पर हस्ताक्षर किए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि सिंगापुर ओडिशा में निवेश कर रहा है, जिससे प्रदेश में निवेश बढ़ाने का हमारा लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने बताया कि फिनटेक, सेमीकंडक्टर, न्यू एनर्जी, न्यू सिटी प्लान जैसे क्षेत्रों में MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहली बार एक देश सिंगापुर भारत आते हुए उड़ीसा में ही वो आए और 2 दिन आने के दौरा में उनका आज प्रमुख 8 विभाग पर हमारा साथ उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ
सिंगापुर गवर्नमेंट का एमओयू साइन हुआ। इसमें से इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर, PCPIR, न्यू सिटी प्लान, न्यू एनर्जी, क्लीनटेक, स्किलिंग फॉर फ्यूचर एंड सेमीकंडक्टर। हमारा जो मिशन है वो सफल रहा। फ्यूचर में हम निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा आएगा। प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर महाकुंभ के आयोजन में शरीर से असहाय बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जा रहा है। भारत सरकार के न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को महाकुंभ में सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। सरकार के इस तरह के प्रयास से वरिष्ठ नागरिकों को महाकुंभ के दौरान काफी सहूलियत मिल रही है। शारीरिक रूप से अक्षम और विकलांग लोग भी प्रयागराज महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ ले रहे हैं और उनके इस प्रयास में मददगार साबित हो रहे हैं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसके तहत मेला क्षेत्र में पहुंचने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से अक्षम वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण वितरण किए जा रहे हैं ताकि वे भी आसानी से मेला क्षेत्र में घूम सकें। इस प्रयास के तहत अब तक 500 वृद्ध लोगों को उनकी समस्याओं के अनुरूप 30 लाख से ज्यादा सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए मेला क्षेत्र में आने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उनकी आय प्रतिमाह 15,000 रुपए से ऊपर नहीं है। इसके बाद उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद उनकी समस्या सुनी जाती है और उनके अनुरूप उपकरण प्रदान किए जाते हैं। महाकुंभ में करीब 30 करोड़ के उपकरण बांटे जाने का एलिम्का ने लक्ष्य रखा है। पहले जांच होता है कि इनको क्या सामान चाहिए, उनको लिखा जाता है इसमें, फिर आगे जाके उनका पंजीकरण होता है। नेक्स्ट हमारे इसमें उनका आधार और उनका डिटेल भरा जाता है और इनको एक यहाँ से एक स्लिप मिलता है जिससे कि सामान क्या क्या मिलेगा वो लिखा जाता है। यहाँ पंजीकरण होता है। गांठ का दर्द, कमर का दर्द, पीठ की समस्या जैसी उम्र जनित बीमारियों से परेशान हो चुके बुजुर्गों को जब यह उपकरण मिलते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए नहीं थकते हैं। इनका कहना है कि सरकार बुजुर्गों का बहुत ख्याल रख रही है। एक छड़ी है जिनमें पता नहीं का कवर बेट है, ये पैर का घुटने का है, पैर घुटने का गद्दी है, छड़ी है। फ्री मिला है आपको? फ्री मिला है। मेरे को 2 घुटनों बैठने के लिए बहुत दिक्कत है, उठने के लिए दिक्कत है, कमर में वो तो दर्द हो रहा है, इसमें भी दर्द हो रहा है घुटनों, और कमर से ज्यादा शक्ति नहीं है, ये दर्द हो रहा है। इसलिए सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है फ्री में। जो हमारा देश बहुत ऊंचा जा रहा है, ऊंचा चढ़ रहा है और हम लोग बड़े सुखी हैं, आनंद है, मगर जो हमारी दुख तकलीफ की हमारी सुन रहे हैं वो सरकार हमको बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उन बुजुर्गों के लिए यह योजना किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है, जिनके अपने भी उनकी समस्याओं के कारण उनसे किनारा करने लगते हैं। ऐसे में यह उन्हें एक तरह से नई जिंदगी प्रदान कर रहा है। रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता या किसी और बड़े शहर से प्रयागराज जाने का मन बना रहे हैं और आपके मन में आवास को लेकर कोई दुविधा है तो बता दें कि कुंभ मेला प्रशासन ने पर्याप्त संख्या में यात्रियों के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था की है। यहाँ निजी तौर पर भी कंपनियाँ 10,000 से 1 लाख रुपए प्रतिदिन के रेट पर आपको 7 स्टार कॉटेज जैसी सुविधाएं दे रही हैं। और ऐसे ही एक लग्जरी आवासीय परिसर का दौरा किया हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप प्रयागराज आने की सोच रहे हैं और यहाँ पर कल्पवास करना चाहते हैं और थोड़े से लग्जरी में आपको रहने की आदत है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त हम हैं अलर्कपुरी संगम, जो कि अरैल के घाट के बिल्कुल नज़दीक है, सोमेश्वर महादेव के बिल्कुल नज़दीक है। और आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की यहाँ पर कुटिया का निर्माण किया गया है। हम समझाने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती हैं और आपको बताएंगे कि इसका किराया भी कितना है। लेकिन 2 लोगों के रहने की व्यवस्था, इधर 3 लोगों के रहने की व्यवस्था, अगर फैमिली में आपके 4 लोग हैं
टॉप क्लास क्वालिटी के साथ निर्माण किया गया है। और ये हम प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही आप देखिए यहाँ पर अत्याधुनिक लाइट और पंखे की व्यवस्था, जिसमें आपको सर्दी न लगे। ये सारी सुविधाएं, ये बेडिंग्स आप देख रहे हैं, ये सिंगल बेड यहाँ पर है और ये डबल बेड, यानी 3 लोग। अगर छोटे बच्चे हैं तो 4 लोग भी आप आराम से रह सकते हैं। केवल बांस से निर्मित किया गया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप सैनिटाइज्ड वॉशरूम हो, स्वच्छता के साथ हो। आप देखिए कितनी सफाई का ख्याल रखा गया है। एग्जॉस्ट फैन के साथ में, गीज़र के साथ में आपको शावर तक की भी सुविधा दी गई है। और एक कंप्लीट फैमिली पैक आप जिस तरह से घर में एंजॉय करते हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। मैनेजर हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शीतल द्विवेदी, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया, कैसे बनाया, कैसा रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स तो खैर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और बनाने का ये जो हम लोग यहाँ से गए तो वहाँ गए उत्तराखंड में कंपनी दिखी, उस कंपनी का ये मॉडल लेके आए, उस मॉडल को यहाँ पे ले आके रखा, इसे ही संगम को उत्तराखंड बना दिए। वाह, तो आपका बैकग्राउंड क्या है और कैसे आप ऑपरेट करते हैं इसको? चल रहा है इस तरीके से, जैसे कि बुकिंग वगैरह करवाते हैं, यहीं पे लोग जैसे आ रहे हैं, रुक रहे हैं, खा पी रहे हैं अपना, और यहाँ पे रहने की व्यवस्था है उनका। भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं आप लोग, क्या क्या बनाते हैं? होम सर्विसेज है सर, शुद्ध सात्विक भोजन हमारे यहाँ है। उसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि लहसुन प्याज नहीं यूज होता है, हाँ, विदाउट लहसुन प्याज के खाने मिलते हैं आपको। जब बच्चे ऑर्डर करना चाहें तो? हाँ, वो श्योर बन जाएगा। अच्छा। जैसे कि फास्ट फूड भी हमारे यहाँ है और खाने के साथ में सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, और बच्चों के लिए और क्या क्या है? बच्चे बड़ा सोचते हैं भाई, चलिए थोड़ा स्पेस है, हम थोड़ा घूमें। बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर कुंभ तो हमारा पास में ही है, मेला ही मेला है, मेला ही मेला है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो एक हमने स्पेसिमेन आपको दिखाने की कोशिश की कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप बहुत ही अपने परिवार के सुकून के साथ में इस तरह के कॉटेजेस को लीजिए। कैमरामैन सुसमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़। देश दुनिया से प्रयागराज में उमड़ा जनसैलाब और उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में जुट रहे श्रद्धालुओं के आंकड़े पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद यूपी सरकार ने अखिलेश पर जोरदार हमला बोला है। यूपी के मंत्रियों ने कहा है कि महाकुंभ की तैयारियों और भव्य इंतजाम से सपा घबरा गई है, इसलिए अखिलेश ऐसी भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर उनके सनातन विरोधी समझ पर भी सवाल खड़े किए हैं। आस्था के सैलाब से घबराए अखिलेश, महाकुंभ में सपा को दिख रही सियासत। अखिलेश ने उमड़ते जनसैलाब के आंकड़ों को बताया फर्जी। महाकुंभ में उमड़ा सैलाब देख बेचैन हुए अखिलेश। दुनिया के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में उमड़े जनसैलाब पर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जनसैलाब के उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों को नकारते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उमड़ते जनसैलाब के आंकड़े फर्जी हैं, यहां तक कि ट्रेनें भी खाली जा रही हैं। अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने महाकुंभ को लेकर उनकी समझ पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और कहा कि भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात आती है, वहां हम सबको एक होकर इसे मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरे दुनिया में स्थापित हो रही है, पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से क्या रार है कि बार बार प्रश्न उठाते हैं। पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है, इससे बड़ा आयोजन दुनिया में कभी कोई धार्मिक होता नहीं है। लेकिन ये सब बयान देकर के वो क्या दर्शाना चाहते हैं, ये वो खुद ही समझते होंगे। यूपी सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि यहां आने वाला हर श्रद्धालु व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट है और तारीफ कर रहा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव झूठे आरोप न लगाएं, स्वयं आकर यहां एक बार देखें। अखिलेश जी को ये पता नहीं कहां से एक बीमारी चल रही है पिछले कुछ दिनों से कि महाकुंभ को लेकर के रोज कुछ न कुछ उनका सवाल खड़ा करते रहते हैं। ठीक 12 साल पहले जाएं तो 2013 में उनकी सरकार थी, और उसके तब की व्यवस्था आज की व्यवस्था में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो।
हालांकि राजनीतिक दावों से परे महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ना जारी है। देश विदेश से श्रद्धालु कड़कती ठंड की परवाह न करते हुए यहां पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ 2025 में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज प्रयागराज पहुंचकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ महाकुंभ को लेकर एक समीक्षा बैठक की। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने महाकुंभ में महत्वपूर्ण चीज़ों पर विशेष ध्यान देने पर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ ज्ञान और आस्था का संगम है और इसमें लाखों लोग पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की है और महाकुंभ में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। 12 साल के बाद जिस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली है, मैं कल से और आज सुबह तक कम से कम नहीं तो 300-400 लोगों से मिला होगा। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया यहाँ की व्यवस्था के बारे में। साथ ही साथ ये ज्ञान और उपासना का केंद्र है और दुनिया का ऐसा समागम शायद कहीं नहीं है जिस प्रकार से यहाँ आयोजित किया गया। देश और दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं श्रद्धा के साथ और हमारी कोशिश यही है कि किसी प्रकार से इन लोगों को तकलीफ न हो। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी गई। इस मौके पर कुंभ क्षेत्र फाफामऊ के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य ने बताया कि हम सब प्रयाग में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हैं और हमारी सरकार पूरे तरीके से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके सुविधायुक्त स्नान को लेकर कटिबद्ध है। हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छी तैयारी है। हमारे यहाँ हम सब लोग भी लगे रहते हैं, सारे लोगों को उनके शटल बस से, स्वयं से, हर तरह से, यानी किसी भी तरह जो रिवर फ्रंट बना है हमारा और 6 लेन पुल भी चालू हो गया है, हमारे कई फ्लाईओवर चालू हो गए हैं। जो कुंभ को लेकर जो कहा गया विकास और विरासत को समेट करके भारतीय जनता पार्टी चलने का काम कर रही है, वो बिल्कुल चल रही है। विकास आपको देखने को मिल रहा है और विरासत के रूप में कुंभ भी आपको देखने को मिल रहा है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को प्रयागराज का दौरा किया, जहां उन्होंने महाकुंभ 2025 के लिए सेना द्वारा की गई प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने इस भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने में स्थानीय प्रशासन को दिए गए अमूल्य सहयोग के लिए सेना के प्रयास और समर्पण की सराहना की, जिसमें दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। पहली बार निजी स्टार्टअप कंपनी पिक्सल द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उपग्रह लॉन्च करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिक्सल द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह भारत के युवाओं की असाधारण प्रतिभा को प्रदर्शित करता है और अंतरिक्ष उद्योग में हमारे निजी क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। भारत में बढ़ते एआई के प्रयोग को लेकर प्रधानमंत्री गौरवान्वित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एआई अपनाने में भारत को विश्व में प्रमुख रूप से उभरते हुए देखकर गर्व महसूस हो रहा है। ये परिवर्तनकारी विकास के लिए नवाचार और एआई का लाभ उठाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। वक्त है दुनिया को नए भारत की सैन्य शक्ति से रूबरू कराने का। गणतंत्र दिवस परेड में 4 चांद लगाने के लिए भारतीय सेना कड़ी मेहनत कर रही है। हाथों में हथियार, चटक चाल और दुश्मन के लिए आंखों में अंगारे लिए ये है इंडियन आर्मी। हमारी थल सेना के जवान और अफसरान परेड में शानदार प्रदर्शन के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और इसमें हमारी थल सेना की वीरांगनाएं भी किसी से कम नहीं हैं। दिल से धन्यवाद निकल रहा है कि मुझे ये मौका दिया है फौज ने कि मैं अपने कोर को रिप्रेजेंट कर सकूं इस नेशनल इवेंट में। और हमारी तैयारी, हम लोग जुलाई से सेंटर में चले गए थे अपने, जुलाई से टुकड़ियों में हम लोग आए हैं, प्रैक्टिस शुरू हुई है और अब मिलजुल के एक कंटिंजेंट तैयार है जो आप सभी के सामने 26 जनवरी को मार्च करेगा। कदम ताल पर जाट बलवान का गीत गाती ये है जाट रेजिमेंट की टुकड़ी।
जंग के मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए मशहूर इस रेजिमेंट की टुकड़ी बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का खिताब अपने नाम करने के मंसूबे लेकर कर्तव्य पथ पर उतरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने रेजिमेंट को सब पूरे देश के सामने, राष्ट्रपति के सामने लीड करना बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरी रेजिमेंट, मेरी पलटन के लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है। दिल्ली सराउंडेड बाय जाट्स, तो उनके यहाँ कंधों पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के सामने अच्छा शो दिखाना, ताकि वो अपने घर परिवार में जाएं तो गर्व के साथ जाएं और बोले कि हम दिल्ली में जीत कर आए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है भारत। जी हाँ, भारतीय थल सेना के ये जवान चौड़ी छाती, सीना तना हुआ और माथा ऊंचा, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं रिपब्लिक डे की। आर्मी के 6 दस्ते इस परेड में शामिल हैं और इसके साथ 16 इक्विपमेंट्स भी होंगे, जिसमें टैंक्स और मिसाइल्स का भी बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। परेड में केवल मार्चिंग कंटिंजेंट्स ही नहीं बल्कि टैंक और मिसाइल्स भी हैं जो भारतीय सेना को दुनिया की दमदार फौज बनाती है। कैमरामैन आशीष के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर रक्षा सचिव ने कैडेटों को संबोधित भी किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने फ्लैग एरिया, हॉल ऑफ फेम समेत देश भर से चयनित आइडिया और इनोवेशन प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। कैडेटों को संबोधित करते हुए रक्षा सचिव ने कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी पीढ़ी भारत को अगले 4 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के इस परिवर्तन की अगुवाई करेगी। The NCC cadets gathered here represent the creative and youthful energy of the nation at a time when India is on the cusp of a great transformation. What our Honorable Prime Minister calls the Amrit Kal period, the period up to 2047, during which the whole of our society should coalesce around a collective vision of becoming a developed country by 2047. This generation, you will be at the vanguard of this transformation of India from a developing country into the world's 3rd largest economy in the next 4 years and the 2nd largest economy by 2047. रक्षा सचिव के समक्ष देश भर के कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इसमें चाहे फिर गुजरात हो, ओडिशा हो या फिर NER निदेशालय, हर कैडेट ने अपनी प्रस्तुति से मानो प्रोफेशनल कलाकारों को भी कहीं पीछे छोड़ दिया। गुजरात निदेशालय के कैडेटों ने भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। बात करते हैं। 3 फोक डांसेस दिखाने का प्रयास किया है, जिसका नाम है डांगी, हुलारियो और गोपरास। डांगी एक आदिवासी डांस है, हुलारियो एक गरबा का पार्ट है और गोपरास जिसमें बीच में स्टैंड रख के रिबन्स पकड़ के रास खेलते खेलते एक डिजाइन बनाई जाती है। कैसा लग रहा है दिल्ली आके यहाँ के? बहुत सारो लागे छे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आदिवासी बने हुए हैं। मजा आ रही है आदिवासी बन के। तो अभी लैंग्वेज सीखने का भी ट्राई किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स बनाए नए नए, मजा आ गया। तो कैडेट काफी उत्साहित हैं इस शिविर में आकर, क्योंकि यहाँ पर न केवल अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाने का मौका मिल रहा है बल्कि ये कैडेट औरों की भी संस्कृति सीख रहे हैं। अगर इस कैंप को कहा जाए लघु भारत की तस्वीर झलकती है इस कैंप में, तो शायद गलत ना होगा। कैमरामैन पीयूष वर्धन के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बोलिए श्री अम्बे माता की जय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से उनके निवास पर भेंट की। इस दौरान मध्य प्रदेश के विकास संबंधित विषयों पर सार्थक और विस्तृत चर्चा हुई। साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि रूसी सेना में सेवारत भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए हम रूसी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 126 में से 96 को छोड़ा जा चुका है, वहीं 16 भारतीय लापता हैं जबकि 12 भारतीय संघर्ष में मारे गए हैं।
as of today, of all the known cases that have come to us, we have had 126 cases. Of these 126 cases of people who were serving in Russian armed forces or are serving in the Russian armed forces, 96 people have already returned. They have been discharged. As per our available information, 18 Indian nationals in the Russian army remain. Out of these, 16 individuals, their whereabouts are not known, as also seeking early release and repatriation of those who remain. So that is the status. 12 Indian nationals have died in the conflict. वहीं बांग्लादेश में चुनावों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हाल ही में हमारे विदेश सचिव ने बांग्लादेश का दौरा किया और दोनों देशों के बीच सकारात्मक संबंधों पर जोर दिया। Our position as far as India-Bangladesh relations are concerned have been articulated a number of times. We had the visit of our Foreign Secretary where we said that we want to move in the positive direction. We want federal relations with the with the people of Bangladesh. We want India-Bangladesh relations to do well for the people of Bangladesh and the people of India. So that is what our approach is, a positive approach, and that remains. वहीं ईरान के मुद्दे पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श FOC का आयोजन किया गया था, जिसमें कनेक्टिविटी और चाबहार बंदरगाह पर चर्चा की गई। We had the Foreign Office consultations 2 weeks back with Iran, where we discussed several aspects of our relationship, including connectivity, Chabahar port, other segments of the relationship that we have with Iran. As far as energy is concerned, you know that there are certain conditions which need to be factored into while engaging with Iran. अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश सचिव के साथ भारत के विदेश सचिव ने बैठक की थी। इसके अलावा संयुक्त सचिव स्तर पर बातचीत की गई, जिसमें हमने विकास सहयोग के साथ साथ मानवीय सहायता के लिए और अधिक काम करने की बात स्पष्ट रूप से कही है। We have a technical mission in Kabul. Also, we have had engagements at Joint Secretary level, and several of them in the past year or so. This was the highest level of engagement that we've had, and we have clearly spelled out that we want to do more to offer humanitarian assistance and also to engage with the people of Afghanistan on development cooperation. And you would have seen there are several cricket players from Afghanistan who play here in IPL. Greater Noida, or one of the places, also happens to be the home ground. So all these are areas where we want to build our relations. केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण के 9वें संस्करण की टूल किट का अनावरण किया। इस बार शहरों के बीच शुरू होने वाली स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता में कई नए पहलुओं को जोड़ा गया। एक बार फिर शुरू होगी शहरों के बीच स्वच्छता की प्रतियोगिता। सबसे स्वच्छ शहर बनने की होड़ एक बार फिर दिखेगी। 15 फरवरी से सर्वेक्षण शुरू होगा और 45 दिन तक चलेगा। लेकिन इस बार सर्वेक्षण की 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। 20,000 की आबादी वाले छोटे शहर, 20,000 से 50,000 की आबादी वाले छोटे शहर, मध्य शहर, बड़े शहर और 10 लाख या उससे बड़ी आबादी वाले बड़े शहर। 10 मानदंडों पर तमाम शहरों के स्वच्छता का आकलन किया जाएगा। कुल 10,000 अंक होंगे। सुपर स्वच्छता लीग भी इसमें एक नया आयाम जोड़ा गया है। इसमें 3 साल से टॉप 3 में आने वाले शहरों को प्रतियोगिता करनी होगी। 85% तक अंक लाने होंगे, जिसके तहत वो कैटेगरी में बने रहेंगे। जो 85% से कम अंक लाएंगे वो शहरों को अब सामान्य शहरों की तरह ही शुरुआत करनी होगी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट का अनावरण किया। सब जनता के लोगों को आह्वान हम लोग करें कि कहीं भी किसी को स्वच्छता करने का अगर काम अपने हाथ में ले तो सफाई करे। मानो किसी को लगता है कि ये काम मेरे अकेले के बस का नहीं है, तो फिर उस सिटीओ को उसके अंदर
रजिस्टर कर दे या उसमें अपलोड कर दे, हाँ अपलोड डाल दे, अपलोड करेगा, फिर उसकी सफाई का अभियान जिनके जिम्मे आएगा या जो उसमें वॉलंटरली आगे आएंगे वो साफ करेंगे। सर्वेक्षण के अंतर्गत विद्यालयों के बीच स्वच्छता के प्रति अलख जगाने के लिए स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता होगी। सर्वेक्षण को निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। स्किल इंडिया मिशन को देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के मकसद से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डेल टेक्नोलॉजीज और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अनोखी पहल की है। इनके संयुक्त प्रयास से सोलर कम्युनिटी हब मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है, जो लोगों को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षित करेगी। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली में मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का उद्घाटन किया। सोलर पावर सिस्टम, लैपटॉप, पोर्टेबल टेबल कुर्सियों और जीपीएस जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन मोबाइल क्लासरूम के जरिए स्किल के क्षेत्र में डिजिटल खाई को पाटने की कोशिश की जाएगी। सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को, विधियों को सीधा गांवों पे, ग्रामीण स्तर पे जो लोग वंचित रह गए, जो गरीब हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, अपने आप को सामर्थ्य देना चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उसके लिए तैयार करने के लिए उन्होंने कौशल विकास का कार्यक्रम बनाया है। 20-20 घंटे की ट्रेनिंग्स हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, जो नए स्किल्स हैं, एआई, जिसके बारे में एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी गांव के लोगों में है। गांव के लोग सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सीखना चाहते हैं। और साथ साथ उनके साथ पार्टनरशिप जो एनएसडीसी कर रहा है और लर्निंग लिंक जो इनके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, मैं उनको बधाई देता हूँ। ये एक पहल है जिसके अंतर्गत मोबाइल क्लासरूम की व्यवस्था है और लैपटॉप्स हैं जिसके थ्रू हम देश में डिजिटल डिवाइड जो है स्किल्स को लेके उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि देश के वो राज्य जो बहुत जहाँ पे हम स्किल की क्लासेस नहीं पहुँच पाते, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे हम इसको लेके पहुँच सकें। इस प्रोग्राम में हमने डेल के साथ पार्टनरशिप किया और डेल पूरी दुनिया में ये मुहिम चला रहा है। हिंदुस्तान उसका एक बड़ा वो बनेगा। हमारी उम्मीद है कि हम इस साल में ही करीब 25 से 30 लाख लोगों तक हमें पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।